सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को आकांक्षा सिंह और विधि प्रवीण जैन का नमस्कार। आकांक्षा कैसी हैं आप? विधि, मैं तो ठीक हूँ। बिल्कुल अच्छी है ना एकदम। अभी जब आप आई थी तो आपके हाथ में मोबाइल था, आप माइक के सामने बैठी हैं, आपके पास कितनी सारी तकनीकी और वैज्ञानिक विविधताओं की चीजें आपके पास में। यूं तो देखा जाए, अगर इन सारी चीजों को अपने दिनचर्या में से हटा दिया जाए तो विधि सोचो जरा कितना खालीपन आ जाएगा। मतलब ये जो तकनीकी है, ये जो विज्ञान है, हमारे जीवन में इस कदर रच बस गया है कि इसके बिना हम कल्पना ही नहीं कर सकते अपने आप की। बिल्कुल सही बात है। और एक बात और है, मुझे आपसे चर्चा करनी है। मैं उस तरफ का रुख कर रही हूँ कि विज्ञान जो है, हमने ऐसा समझ लिया है कि हर चीज को पुरुषों ने बनाया है, महिलाओं ने कुछ नहीं बनाया है। ऐसा विचार कुछ सालों पहले तक हमारी समाज के लोगों के मन में था, लेकिन वो विचार जो है हमारी कुछ महिलाओं ने बड़े अच्छे तरीके से, कहना चाहिए कि बदल दिया। उस विचार को बदलने के लिए कुछ बेमिसाल औरतें हैं जो दुनिया के सामने आकर खड़ी हो गई। तो आज हम चर्चा करें हमारी उन्हीं महिलाओं के बारे में। हाँ बिल्कुल, ऐसी महिलाएं जिन्होंने विज्ञान की दुनिया में कई कई ऊंचाइयों को छुआ। और ऐसी ही एक महिला है मेडिकल रिसर्चर कमल जयसिंह रणदिवे, जिनकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम कमल जयसिंह रणदिवे के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ अच्छा बनाएंगे, खाएंगे। अभी जो दौर चल रहा है उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और जो विशेष दिवस हैं उनके बारे में भी कुछ चर्चाएं कर डालेंगे। हाँ, जो विशेष दिन की आप बात कर रही हैं तो बता दें, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो थोड़ी बहुत जानकारी उस बारे में दी जाएगी। बिल्कुल। चलिए, तो हम आज के इस विषय को शुरू करते हैं। और जब हमने विज्ञान की बात की है तो आज की चर्चा सखियों के साथ में जो करने वाले हैं, वह चर्चा हम विज्ञान से ही शुरू करते हैं। और हम बात करने वाले हैं मेडिकल रिसर्चर कमल जयसिंह रणदिवे की, जिनका जन्म महाराष्ट्र के पूना शहर में 8 नवंबर सन 1917 में हुआ था। इनके पिता दिनकर दत्तात्रेय समर्थ फर्गुसन कॉलेज में जीव विज्ञानी यानी बायोलॉजिस्ट थे। कमल की प्रारंभिक शिक्षा पुणे के सबसे पुराने गर्ल्स स्कूल हुजूर पागा में हुई। हालांकि उनके पिता चाहते थे कि 10वीं के बाद वे मेडिकल की पढ़ाई करें। उन्होंने फर्गुसन कॉलेज से बॉटनी और जूलॉजी में बीएससी की। एक होनहार स्टूडेंट होने के नाते साल 1934 से वो डिस्टिंक्शन के साथ इन विषयों में पास हुई। क्या बात है। और जब इतनी होशियार हैं तो उनके पिताजी चाहते भी थे कि, पहले तो वो चाहते थे कि वो डॉक्टर बने। जब वो नहीं बन पाई डॉक्टर, तो वो चाहते थे कि डॉक्टर से शादी तो कर लें कम से कम। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनका जो दिल आया, या यूं कहें विवाह हुआ, वह विवाह हुआ गणितज्ञ जयसिंह त्रिम्बक के साथ में। और यहाँ से वो हो गई कमल रणदिवे। और जब 22 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया, और जयसिंह जो थे, उनके पति थे, वो नहीं चाहते थे कि उनकी जो करियर है, उनका जो जीवन है, वो विवाह के कारण रुक जाए। इसलिए वह उन्हें प्रोत्साहित करते रहते थे। आगे बढ़ती गई, पुणे के एग्रीकल्चर कॉलेज से एमएससी की। उसके बाद साइटोजेनेटिक्स यानी कोशिका जनन प्रकरण पर अपना थीसिस पेश किया। 1943 में एमएससी पूरा करने के बाद में जयसिंह के साथ वो मुंबई चली आई। और मुंबई में कमल और जयसिंह टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के पास रहते थे, जिसकी वजह से उनकी दोस्ती पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर वसंत रामजी खानोलकर से हो गई। यही डॉक्टर खानोलकर ने बाद में इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर यानी कि आईसीआरसी की स्थापना की, और साल 1960 में मुंबई यूनिवर्सिटी के वे कुलपति भी बने। कमल ने इनके गाइडेंस में मुंबई यूनिवर्सिटी से पीएचडी की, और साल 1949 में पीएचडी खत्म होने के बाद उन्हें रिसर्च फेलोशिप मिला। और डॉक्टर खानोलकर की सलाह पर अमेरिका के जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में वे टिश्यू कल्चर पर रिसर्च करने चली गईं। यहाँ उन्होंने डॉक्टर जॉर्ज गे के साथ काम किया, जिन्होंने कैंसर के सेलों को लंबे समय तक जिंदा रखने का तरीका आविष्कार किया था, ताकि उन पर शोध किया जा सके। अब एक बात और यहाँ पर जुड़ जाती है आकांक्षा की, जो कमल है वो देश प्रेमी थी। उन्हें बहुत अफसोस होता है इस बात का, हमेशा अफसोस होता था कि जो भारत के होनहार छात्र हैं वो करियर के लिए बाहर चले जाते हैं, तो देश की प्रतिभा जो है
और उसका जो प्रतिभा का योगदान है उससे देश जो है वो वंचित रह जाता है। तो उन्होंने बिल्कुल प्रण ले लिया था कि मैं रिसर्च करने के लिए, पढ़ने के लिए कहीं भी चले जाऊं, लेकिन लौटकर मैं अपने देश आऊंगी, और उन्होंने यह किया भी। और अपने सहकर्मियों को भी यही वो सलाह देती रही कि देश में रहकर अपने देश के हालात सुधारने पर काम करें। और इसके बाद जॉन हॉपकिंस से कमल भारत वापस आई और सीनियर रिसर्च अफसर के तौर पर आईसीआरसी से जुड़ी। यहाँ उन्होंने भारत की पहली टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी की स्थापना की और प्रायोगिक जीव विज्ञान यानी कि एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी की लेबोरेटरी भी शुरू की। साल 1966 से साल 1970 तक वे आईसीआरसी की डायरेक्टर रहीं। इसी बीच उन्होंने ल्यूकेमिया, ब्रेस्ट कैंसर और अन्न प्रणाली यानी एसोफेगस के कैंसर पर भी शोध किया। लेप्रेसी या कुष्ठ रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया पर उनके शोध ने लेप्रेसी वैक्सीन के आविष्कार में मदद की। अपने कार्यकाल में उन्होंने कैंसर और लेप्रेसी पर 200 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर लिखे, खासकर ब्रेस्ट कैंसर पर, जिस पर उस दौर में इतने अधिक रिसर्च नहीं हुए थे। और 1972 में आईसीआरसी से जो 11 महिला कर्मियों थी, उनके साथियां थी, जो साथ थी, उनकी सहेलियां थी, उनको साथ में लिया और इंडियन विमेन साइंटिस्ट एसोसिएशन IWSA की स्थापना की। और इसकी 11 शाखाएं हैं। मैं IWSA के बारे में आपको बताऊं तो यहाँ पर वहाँ वर्किंग वुमेन्स होती हैं, उनको वहाँ रहने की व्यवस्था भी वो लोग देते हैं और साथ में विज्ञान के साथ भी जोड़ते हैं। कमल जो है वो आगे बढ़ गई। सरकार के साथ जो आयोजित स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसमें गांव-गांव जाकर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह दिया करती थी। साल 1989 में रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सत्य निकेतन संस्था की स्थापना की, जिसका एक ही लक्ष्य था कि आदिवासी महिलाओं और बच्चों के पोषण पर आंकड़े एकत्रित करना और उन पर शोध करना। साल 2001 में अपने देहांत तक वे इस संस्था के नेतृत्व में थी। भारत सरकार ने साल 1982 में कमल को पद्म भूषण से नवाजा। इसके अलावा उन्हें साल 1964 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से सिल्वर जुबली रिसर्च पुरस्कार भी मिला। पूरे विविध भारती परिवार की तरफ से उनकी प्रतिभा, उनकी मेहनत और उनके जज्बे को हम सभी सलाम करें। बिल्कुल। बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में।
उड़ती चलूं गाती चलूं अपनी लगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। हिल्लोरी 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 पहनूंगी बिजली की पायल, छीन लूंगी घटाओं से काजल, वो मेरा जीवन है नदिया की हलचल। दिल से मेरे लहरें उठे ठंडी पवन में, दिल से मेरे लहरें उठे ठंडी पवन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। तो जब विज्ञान की बात कर रहे थे और इतना अच्छा गीत हम सुन रहे थे आकांक्षा, तो आगे जब हम बढ़े ना तो ऐसा लगता है कि जब विज्ञान है तो प्रकृति ने भी हमें कुछ अच्छी अच्छी चीजें दी है जो हमारे शरीर के विज्ञान तंत्र को अच्छा रख सके हैं। तो मैं समझ रही हूँ तुम्हारा इशारा किस तरफ है विधि। ये जो हमारा शरीर है इसे चलाने के लिए आवश्यकता है भोजन की, और मैं जानती हूँ कि आज हम अपनी सखियों को कुछ व्यंजन विशेष के बारे में बताएंगे। बिल्कुल बताएंगे, और व्यंजन विशेष में भी ऐसा व्यंजन बताएंगे जो उनके शरीर को पोषकता भी देगा और ताकत भी देगा और स्वाद तो देगा ही देगा। हम बात करेंगे चने के सत्तू से बने कुछ व्यंजनों की। तो ये जो चने का सत्तू होता है ना विधि, मिनरल्स, आयरन, मैग्नीशियम और फास्फोरस से भरपूर होता है, और एक तरह से इसको खाने के बाद जो शरीर की थकान है वो मिट जाती है, इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है। एक तरह से कहूँ खाने के बाद या सत्तू को घोल के पिया भी जाता है, और पीने के बाद तो ऐसा लगेगा कि आपके पेट में इतनी ठंडक हो गई है, एक पूरा शरीर ठंडा हो जाता है। शरीर में खून की कमी होने पर भी इसका घोल पी सकते हैं हम लोग। और ये जो शुगर की बीमारी होती है ना उसमें सत्तू बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन इसे हमें शक्कर के साथ नहीं पीना है। हाँ तो ठीक है, उसको बनाने का तरीका भी बता देंगे कि बिना शक्कर के आप कैसे बना सकते हैं, लेकिन पहले हम बताते हैं कि सत्तू कैसे बना सकते हैं, क्योंकि सबके मन में विचार होता है सत्तू है क्या और बनाना कैसे। वैसे कई महिलाओं को पता भी होगा। तो सत्तू बनाने के लिए आपको चने लेने हैं। एक छोटे से कटोरी में नमक और हल्दी को पानी के साथ थोड़ा घोल देना है। उन चनों के ऊपर थोड़ा सा उस पानी को लगा देना कि हल्के से वो गीले हो जाए। आप उन चनों को बगल में रख दीजिए ताकि वो थोड़े से सूख जाए, उस पानी को वो ले लें। अब आपको क्या करना है कि एक लोहे की कढ़ाई लेनी है, उसमें डालना है नमक, जो समुद्री नमक का आप उपयोग करते हैं, वो समुद्री नमक को आप उसमें डालिए। वो जब, या रेत बालू जिसे कहते हैं, वो आप डाल सकते हैं। उसे गर्म कीजिए और उसमें वो चने डाल दीजिए और सेक लीजिए। फुट फुट करके फूटने की आवाज आएगी तो आपके चने तैयार हो चुके हैं। अब जब ये चने ठंडे हो जाएं, मिक्सी में डालिए और पीस दीजिए, बन गया सत्तू। विधि बहुत सरल है। विधि की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये सत्तू बनाने की विधि बहुत सरल है। बहुत सरल है। लेकिन फिर भी अगर आप इतनी मेहनत से भी बचना चाहते हैं तो सत्तू बाजार में उपलब्ध भी है। अपनी सखियों को थोड़ी राहत दे देते हैं। हाँ, अब इन सत्तू से आप कई चीजें बना सकते हैं। तो उन व्यंजनों की बात करते हैं। तो सबसे पहले बिहारी सत्तू की बाटी किस तरह से बनेगी वो हम बनाते हैं। बिल्कुल, उसे लिट्टी भी कहते हैं, और लिट्टी और चोखा साथ में मिल जाए तो है आनंद आ जाता है। वैसे भी सत्तू को याद करते ही बिहार की तरफ रुख कर जाते हैं हम तो चलिए बता देते हैं कि सत्तू की लिट्टी या बाटी हम कैसे बनाते हैं। तो हमें आटा छान लेना है, नमक और सोडा मिला लेना है और उसे
थोड़ा-सा घी डाल देना है उसके अंदर, ताकि मोन बोलते हैं ना जिसे जी, हम जी, लोग, मोयन, वो हाँ। मोयन आ जाएगा उसमें। और दूध थोड़ा-सा डाल दीजिए तो मोयन और प्यारा-सा आ जाएगा, और उसे थोड़ा सख्त गूँथ कर एक तरफ रख दीजिए। हुँ। अभी आपने आटा लगा के रख दिया। अब आपको दूसरा काम करना है, सत्तू की बाटी में जो मसाला भरता है ना, उस मसाले को बनाने का। तो मसाला भी बड़ा आसान है, सत्तू में सारे मसाले डाल दीजिए, मतलब पिसा जीरा, धना, नमक, हल्दी, जो कुछ आप डालना चाहते हैं वो सब सत्तू में डाल दीजिए। यहाँ तक कि चाट मसाला या जिसे आमचूर वो पाउडर कहते हैं, वो भी अपने आप डाल स्वाद सकते हैं। पर निर्भर हाँ, करता है। हाँ। लेकिन इस सब के साथ में थोड़ी-सी मैं सलाह देना चाहती हूँ, ये मेरी सलाह है। अचार मसाला जो बनाते हैं ना, वो भी थोड़ा-सा डाल दीजिए, बड़ा अच्छा स्वाद आता है। तो वो डाल दीजिए। अब धनिया पत्ती और हरी मिर्च डाल दीजिए। जब डाल दिया तो एक छोटा-सा, अगर आप अचार मसाला की जगह अचार का ही तेल डाल रहे हैं, तो आपको तेल गरम करके मिलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अचार मसाला नहीं डाल रहे हैं, तो थोड़ा-सा तेल गरम करिए और इसमें मिला दीजिए, और इसे थोड़ा मिला लीजिए अच्छे से, और थोड़ा ऐसा करिए कि वो आप हाथ में मुट्ठी में लें ना, तो वो मुट्ठी बंधने लगे उसकी, हुँ। भुरभुरा ना हो। बस आपका सत्तू का मसाला तैयार है। अब जो आपने आटा तैयार किया था, उसका एक छोटा-सा लोई लीजिए, यानी थोड़ा-सा आटा लीजिए, उसे गोल-गोल बनाइए, बीच में थोड़ी-सी जगह कीजिए, और ये जो सत्तू का मसाला आपने बनाया, इसे थोड़ा-सा उसमें भर दीजिए, उसे बंद कर दीजिए अच्छे तरीके से, हुँ। और गोल-गोल गेंद बना लीजिए, जिसे हम लोई कहते हैं। हुँ। और जो ओवन में अगर आप बाटी बनाना चाहते हैं, तो ओवन आप गैस पे रख दीजिए, और उस पे ये जो आपने लोई बनाई है ना बहुत सारी, जी। उन्हें रख दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि यही चीज़ आप कंडे पे बनाना चाहते हैं, तो जलाइए। कंडा किसने मना किया है? तसले में कंडा जलाइए और उसके ऊपर ये बाटियां रख दीजिए, और बन गई आपकी लिट्टी। और इस लिट्टी को बढ़िया घी में डुबोकर रख लीजिए। अब जब खाना है, तो या तो आप चोखा यानी भरता, बैंगन हुँ। का, गिलकी का, आलू का, किसी भी सूरन चीज़ का, भई भरता भरता तो जो बहुत सारा चोखा बनता है तो कई तरीके से बनाया जा बनता है, सकता उसके है। साथ खाइए, दाल के साथ खा लीजिए, कढ़ी के साथ खा लीजिए, चटनी के साथ खा लीजिए, जैसे भी खाना है, आनंद उठाइए उस चीज़ का। बिल्कुल आनंद उठाइए, और ये खाते-खाते गीत भी सुनिए। जानू जानू री काहे ठन के है तोरा कंगना, जानू जानू री काहे ठन के है तोरा कंगना। मैं भी जानू री छुप के कौन आया तोरे अंगना, अरे जानू री छुप के कौन आया तोरे अंगना। मैं भी जानू री। पीपल की छैया तले बत्तियां बनाए के, पीपल की छैया तले, पीपल की छैया तले बत्तियां बनाए के, भोले भाले दिल को ले गया उड़ाई के। सखी जानू री झूमे है काहे तोरा झुमका, सखी जानू री झूमे है काहे तोरा झुमका। मैं भी जानू री छुप के कौन आया तोरे अंगना, जानू जानू री काहे ठन के है तोरा कंगना। मैं भी जानू री छुप के कौन आया तोरे अंगना। बैया मरोड़ के घेर के गिराए के, बैया मरोड़ के, बैया मरोड़ के घेर के गिराए के, बैठ गए छैलवा मन में समाए के। गोरी जानू मैं कहाँ पे गिरी है तोरी बिंदिया, गोरी जानू मैं कहाँ पे गिरी है तोरी बिंदिया। जानू जानू रे काहे ठन के है तोरा कंगना। मैं भी जानू रे छुप के कौन आया तोरे अंगना, जानू रे काहे ठन के है तोरा कंगना।
विधि, सत्तू की बाटी तो हमने खा ली, जिसे आप लिट्टी कह रही थी। ये थोड़ा चटपटा था, है ना? और गीत के बाद मीठा सा गीत हमने सुना, तो एक मीठी सी रेसिपी बताएंगे आप, सत्तू का हलवा। क्या बात है, बड़ा पौष्टिक सा हलवा लग रहा है ये तो। और बड़ा आसान भी है। अच्छा। तो 1 कटोरी सत्तू का आटा ले लीजिए और आधी कटोरी उसके लगभग उसमें हम घी डालेंगे और 1 कटोरी चीनी लेंगे। वाह, मजा आ गया। लगभग आधी कटोरी, अगर आप कम करना चाहें, अगर आप ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, लेकिन ये बता दो विधि की घी जो है सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। नहीं, मैं कम नहीं करूंगी आकांक्षा जी, चिंता मत कीजिए। तो 1 कटोरी हम इसमें चीनी भी लेंगे लगभग, लेकिन चीनी अगर आप ना लेना चाहें तो आप गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो एक पतीले में ये चीनी लेंगे और साथ ही साथ उसमें 3 कटोरी पानी, आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल के उसे गैस पर रखकर हिलाते हुए उसकी चाशनी बना लेंगे, यानी जो चीनी है उसकी चाशनी बना लेंगे। साथ ही दूसरी तरफ एक कढ़ाई में घी और सत्तू के आटे को हिलाते हुए उसे गोल्डन होने तक भून लेंगे। जी। अब जब आटा भुनने लगे और उसमें से खुशबू आने लगे, तब उसमें चाशनी को डालते हुए साथ ही साथ दूसरे हाथ से उसे हिलाते हुए हलवा तैयार करेंगे। यानी कि अगर जब आप चाशनी डाल रहे हैं तो उसे छोड़ नहीं देना है, उस मिश्रण को हिलाते रहना है। गोल गोल गट्ठे पड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो ये जो सत्तू का हलवा है, ये दूसरे हलवों के मुकाबले बहुत जल्दी बन जाता है और काफी पौष्टिक होता है। और हलवा में अगर आप डालना चाहें तो चिरौंजी डालिए, किशमिश डालिए, नारियल पाउडर डाल दीजिए, यानी नारियल को घिस कर उसका चूरा डाल दीजिए। साथ ही साथ 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट डालकर उसको गार्निश कर लीजिए, सजा लीजिए। वैसे आकांक्षा, इसको ज्यादा सेकने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि सत्तू पहले से ही सिका हुआ है, तो मेहनत थोड़ी कम लगेगी। और एक सलाह मैं दूं, बोलो। बादाम जो होती ना, उसे उसी कढ़ाई में पहले सेक के रख लीजिएगा और फिर जब आप वो सिकी हुई बादाम उसमें डालेंगे ना, तो जब खाते समय वो बीच में कुट की आवाज आती है ना, वो बहुत अच्छा लगता है जी। और एक टिप और है विधि, कि ये जो चीनी की चाशनी बनी है, इसको हम गुड़ की चाशनी भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा स्वादिष्ट भी होगी और पौष्टिक भी होगी। बिल्कुल, हाँ, सही बात आप कह रही हैं। और जब आपने मीठा खिला दिया है, और देखिए हम तो चटपटी चीजों में भी रुचि उतनी ही रखते हैं जितनी मीठे में रखते हैं, तो कचौरी बनाना बता दें क्या? तो आकांक्षा, आप सुनना चाहेंगी? आप कचौरी खाना चाहेंगी क्या आज? हाँ बिल्कुल, खिला दीजिए। तो ये जो कचौरी मैं बनवाने जा रही हूँ ना, आपको बताने जा रही हूँ, ये आप 4-5 दिन तक आराम से रख सकती हैं, आराम से 4-5 दिन में खा सकती हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ आपने मिलाया नहीं है। तो आपको क्या करना है, किसी बर्तन में आटा छान लेना है। आटा मतलब गेहूं का आटा, कुछ और नहीं जी। अब आटे में नमक डाल लीजिए, तेल डाल लीजिए और ठंडे पानी की सहायता से, ठंडा मतलब सामान्य पानी की सहायता से उसे गूंथ लीजिए। और थोड़ा गट्ठा ही गूंथिए, थोड़ा कड़क ही गूंथिए, और उसे 15-20 मिनट के लिए एक तरफ रख दीजिए। अब आपको पिट्ठी बनाना है, फिर से वही सत्तू छान लेना है। कढ़ाई में घी या तेल जो भी आपको गरम करना है गरम कर लीजिए, उसमें हींग जीरा डाल दीजिए। जीरा तड़कने के बाद हरी मिर्च अदरक डाल दीजिए, धनिया पाउडर सौंफ डाल दीजिए और चम्मच से थोड़ा सा चला लीजिए जब तक वो ब्राउन होता है, और जल्दी भुन जाता है ये ध्यान रखिएगा। फिर लाल मिर्च, गरम मसाला, आमचूर पाउडर, नमक, हरा धनिया सब कुछ डाल दीजिए। आपका मसाला तैयार है, आपका आटा तैयार है। थोड़ा सा आटा निकालिए, उसको एक हाथ की सहायता से ही गोल गोल रोटी जैसा पतला सा थोड़ा सा बना लीजिए, और उसके ऊपर वो सत्तू की पिट्टी रख दीजिए, कचौड़ी बंद कर लीजिए, और थोड़ा सा ना अच्छे से बंद जरूर अच्छे से कर दीजिएगा, नहीं तो ये खुल जाता है। और फिर उसे बेलन की सहायता से थोड़ा सा बेल लीजिए। मोटा ही बेलना है, पतला नहीं करना है। मतलब उसे हल्का सा चपटा आकार देना है। हल्का सा चपटा आकार देना है। और जो गरम तेल को पहले गरम कर लीजिए, जब अच्छा गरम हो जाए तो उसे मद्दा कर दीजिए। ये बड़ी खास बात होती है जब हम ऐसा कुछ बनाते हैं। देखिए, जब अपन गरम गरम तेल में डालते हैं ना, तो बुलबुले उड़ जाते हैं उस चीज पे। हाँ, और कचौरियां फटने का डर भी रहता है। तो आप उसको पहले गरम कर लीजिए, और गरम करने के बाद मध्यम आंच पे कर दीजिए ताकि तेल थोड़ा ठंडा हो जाए। और एक कचौड़ी बस मत डालिए, 4-5 कचौड़ी इकट्ठी डाल दीजिए उसमें, कढ़ाई में, तेल में। उसका फायदा क्या होगा कि जो बबल्स उठ जाते हैं ना, जो ऊपर ऊपर फूल जाता है, वो नहीं फूलेगा। और आपकी जो कचौड़ी है थोड़ी देर बाद में वो ब्राउन हो जाएगी, और गर्मा गर्म भी खा लीजिए और रख लीजिए, 2-3 दिन बाद खाइएगा, किसने रोका है। और चटनी के साथ भी खा सकते हैं, सॉस के साथ भी खा सकते हैं, गर्मा गर्म चाय के साथ भी खा सकते हैं। मैं कहने वाली थी, एक हाथ में चाय ले लो, एक हाथ में कचौड़ी ले लो, आनंद ही अलग होता है। और आपको एक और बात बताऊं, इसी मसाले से आप एक चीज और बना सकती हैं। ये जो सत्तू का मसाला बनाया था ना, सत्तू का मसाला बनाया था और आटा गूथा था,
है ना? हाँ, हाँ। अब इसी मसाले को एक रोटी जैसा बेल लीजिए, उसमें मसाला भर दीजिए, पराठे जैसा बंद कर दीजिए और सेक हाँ। लीजिए, लीजिए बन गया आपका पराठा उसी मसाले सत्तू से। के पराठे। एक ही सामग्री से सामग्री से विधि थोड़ी-सी अलग है। हाँ, विधि तो अलग ही है। नहीं तो ठीक है, तो हम बना कचौड़ी सकते भी हैं। बन गई और पराठे भी बन गए। अच्छा मैं आकांक्षा मैंने आपको शुरुआत में एक बात कही थी, आपने बात कही थी कि शक्कर नहीं डालना है, तो हमारे जो श्रोता हैं, जो शक्कर की समस्या से परेशान हैं या शक्कर नहीं खाना चाहते, वो क्या करें? कुछ नहीं करना है, आप एक गिलास में पानी लीजिए, एक भगोने में पानी लीजिए, उसमें सत्तू डाल दीजिए, सीधे सत्तू डाल देना जी। है और उसको घोल देना है, उसमें नमक डालिए, थोड़ा-सा नींबू डालिए, धनिया पत्ती डालिए, थोड़ी-सी हरी मिर्च डालिए और चाहें तो एक हुँ। हल्का-सा तड़का डालिए और उसको ऐसे ही पी लीजिए, बहुत और स्वादिष्ट शरबत है। और अगर आपको पसंद है तो विधि ये जो सत्तू का घोल है ना, इसमें प्याज़ बारीक करके अगर आप डालते हैं, हाँ। ककड़ी बारीक करके डालते हैं तो उसका स्वाद है ना स्वाद अलग दुगना ही हो आता जाता है, है। तो और ये जो सारे व्यंजन हैं, ये खाते और पीते समय अगर बैकग्राउंड में संगीत बज रहा हो तो स्वाद चौगुना हो जाता है। चलिए सुन लेते हैं एक गाना। ला 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 ला
हम लोग इतना सुंदर सा गीत सुन रहे थे और इस गीत में हर जगह हमें एक नया शब्द सुनाई दे रहा था, एक नया सुर, एक प्यारा सा संगीत, एक प्यारी सी ध्वनि जो है वो सुनाई दे रही थी। तो ये कितनी विविधताओं को जोड़कर, अलग-अलग वाद्य यंत्रों को जोड़कर एक गीत बना दिया गया। हाँ, बिल्कुल। विधि, ये तुमने जो विविधता की बात की ना, जीवन के हर पहलू में, हर आयाम में ना एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विविधता होती ही है। अगर बस देखने का नजरिया होना चाहिए। और विविधता की जो बात कर रही हो, तो दिन विशेष की अगर हम बात करें तो 22 मई को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस। जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ही 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ जैव विविधता की जो हानि, ये जो मुद्दा है, इसके साथ ही साथ कई और वैश्विक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। और सबसे अहम एक जो कहते हैं ना ज्वलंत प्रश्न ये है कि क्या हम जानते हैं कि दुनिया भर में जो सभी जानवर और पौधों की जो प्रजातियां हैं, उनमें से लगभग 25% विलुप्त होने के कगार पे हैं। हाँ, ये बात बहुत विचारणीय है आकांक्षा। और मैं जो विविधता की शुरुआत में बात कर रही थी, तो हमारा जीवन भी विविधता के कारण ही है। देखिए, अलग-अलग तरह के पेड़-पौधे हमारे पास में हैं, कुछ औषधि देते हैं, कुछ भोजन देते हैं, कुछ जीवन देते हैं, प्राणवायु देते हैं। और वहीं पर अलग-अलग तरह के जानवर भी हमारे बीच में हैं, जो हमारी प्रकृति को संरक्षित करने में, सुरक्षित करने में अपना पूरा सहयोग देते हैं। ये एक प्रकृति और मानव के बीच में स्थायी संबंध है। अलग-अलग प्राकृतिक प्रणालियां हैं, हर चीज के लिए हम जुटे हुए हैं। इसीलिए शायद जो आपने बताया कि 25% प्रजातियां जो पौधों की और जानवरों की हैं, वो विलुप्त होने के कगार पर हैं। शायद इन्हीं को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 22 मई के दिन जैव विविधता दिवस के रूप में हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ये जो प्रकृति है ना विधि, इसने सब कुछ दिया है हमें, और वास्तव में प्रकृति से लाभ लेते हैं, लेकिन ज्यादातर हम इसे फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। जब हमें मिलने लगता है तो हम सोचते हैं कि अरे ये तो हमारा ही है ना। तो IPBES की मासिक रिपोर्ट के अनुसार खुद को बचाने के लिए हमें प्रकृति का संरक्षण करना बहुत जरूरी है, और ये एक तत्काल हमारी जरूरत है। और ये जो दिन है, प्रकृति को धन्यवाद देने के लिए भी मनाया जाता है। जैव विविधता की बात करें तो जैविक और विविधता, 2 शब्दों से इसकी उत्पत्ति हुई है। सभी प्रकार के जीवन को संदर्भित करता है जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जैसे पौधे हो गए, जानवर हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए। इसके अलावा ये उन समुदायों को भी संदर्भित करता है, बताता है कि जो वे बनाते हैं, जिन आवासों में वो रहते हैं। वो सारी चीजें हमारे लिए बड़ी काम की होती हैं। अब हम कह सकते हैं कि जैव विविधता जो है वो सभी प्राणियों को, मतलब उसमें मनुष्य भी आते हैं जी, और सभी प्राणी आते हैं, एक दूसरे के रहने लायक इस पृथ्वी को एक अद्वितीय निवास बना दिया है, इसी जैविक विविधता के नहीं। और यही बात है कि अगर ये जैव विविधता हमारे जीवन में बनाए रखना है तो हमें उसके लिए समान सेवाएं भी प्रदान करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम केवल उपभोग करते जाएं, बिल्कुल। साल 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में, जिसे रियो डी जेनेरियो ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, राज्य और सरकार के नेताओं ने सतत विकास की रणनीति पर सहमति व्यक्त की। और ये कहा जाता है कि सतत विकास दुनिया भर के लोगों की जरूरतों को पूरा करने का एक तरीका है, और ये भविष्य की पीढ़ी के लिए पृथ्वी को स्वस्थ बनाए रखेगा। पृथ्वी शिखर सम्मेलन में सबसे अधिक समझौतों में से एक जैविक विविधता पर कन्वेंशन ही था। बिल्कुल सही बात बोल रही हैं आप। और यह सम्मेलन जो हुआ था वो 29 दिसंबर 1993 को लागू किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में नामित किया गया था। और 2001 से यह 22 मई को मनाया जा रहा है। 1992 में केन्या में नैरोबी में एक सम्मेलन में जैव विविधता कन्वेंशन की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र ने इस बात को अपनाया था। और हर साल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस एक विशेष थीम के अनुसार केंद्रित होता है और उसी के हिसाब से पूरे विश्व में मनाया जाता है। जी, इस दिन पूरी दुनिया में लोगों को जैव विविधता के महत्व को और भविष्य के लिए यह क्या भूमिका निभाता है, इस बात को समझाने के लिए कई सारे आयोजन किए जाते हैं। जैव विविधता पर कन्वेंशन का सचिवालय हर साल उन समारोहों का आयोजन करता है जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। कई राष्ट्रीय सरकारें और गैर सरकारी संगठन भी इस समारोह में भाग लेते हैं।
बिल्कुल, और बहुत सारी गतिविधियां होती हैं और हर गतिविधि इस बात पर ही निर्भर करती है कि हम किस तरह से जैविक विविधता है उसे बनाकर बरकरार रख सकें। इसके लिए कई सारी पुस्तकों को लिखा जाता है और अन्य शैक्षिक साधन हैं उन सब की तरफ से उन्हें अलग-अलग भाषाओं में अनुवाद किया जाता है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है तो हर किसी की भाषा अलग है, वहां पे भी विविधता है तो उस विविधता को भी ध्यान में रखा जाता है। अब स्कूल, कॉलेज, विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, समाचार पत्रों में, रेडियो पर, टेलीविजन के माध्यम से जैव विविधता पर जैसे हम जानकारी दे रहे हैं वैसे जानकारी सभी को वितरित की भी जाती है। बिल्कुल, कई सारी तरीके हैं इस दिवस को मनाने के। लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस साल ये जो कार्यक्रम है ये ऑनलाइन मनाया जा रहा है। ये जो दिवस है ये ऑनलाइन मनाया जा रहा है। इस दिवस की जो थीम है साल 2021 की वो है वन और जैव विविधता। ये थीम रखी गई है। मतलब जंगलों के साथ में जंगलों की जैव विविधता जो है उसकी हमें रक्षा करनी है कि हम हमारे लोगों की, अपनी और हम सब की जो विविधता है उसे बनाए रखेंगे। जो जीव हमारे आसपास भी हैं उनकी रक्षा में अपने आप को समर्पित कर देंगे, क्योंकि हमारी पीढ़ियों के लिए जरूरी है। बिल्कुल विधि, ये जो पर्यावरण है जिसका हम आज उपभोग कर रहे हैं ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी है और साथ ही साथ मनुष्यों के अलावा ये उन जानवरों के लिए भी है। हम अकेले ही इसका उपभोग नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस पर्यावरण का संरक्षण करना भी हमारी एक जिम्मेदारी है। क्या बात है आकांक्षा, मतलब प्रकृति केवल हमारी माँ नहीं है, वो सबकी माँ है और माँ का प्यार सबको मिलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हैं। और संगीत का प्यार भी सबको मिलना चाहिए, तो एक गीत हम हमारे सभी श्रोताओं को सुनवा देते हैं।
आकांक्षा, गीत तो हम सुन रहे हैं, हम सभी साथ में भी हैं, प्यार से, सद्भाव के साथ में हम सब साथ में हैं। और अभी बहुत दिनों से सखी सहेली में हम चर्चा ये भी कर रहे हैं कि हम सबको कैसे इस समय पे रहना चाहिए, जी। कैसे अपना जीवन जीना चाहिए। लेकिन हम सबके जीवन में जो हमारी जड़ है, उस जड़ को भी सुरक्षित रखना है, उस जड़ को भी खुश रखना है, क्योंकि जड़ अगर हिलती है तो पूरा पेड़ हिल जाता है। बिल्कुल। आप बात कर रही हैं अपने घर के, हमारे घर के बुजुर्गों की। यही जो बुजुर्ग हैं हमारे घर, हमारे परिवार की नींव है। अगर ये डगमगा गए तो पूरा परिवार तितर-बितर, उथल-पुथल होने में देर हो नहीं जाता लगती। है, बिल्कुल। तो ये जो कोरोना काल चल रहा है विधि, इसमें परिवार तो साथ में है ही, तो सब घर में बंद हैं। खासकर सबसे ज्यादा दिक्कत जो आ रही है इस समय, वो है बच्चों की और बुजुर्गों की। क्योंकि वो जो स्वच्छंद वातावरण था, बच्चे बाहर खेल लिया करते थे, जो बड़े बूढ़े थे वो बाहर जाके थोड़ा टहल लिया करते थे, अपने आपस में दोस्तों के साथ बैठकर थोड़ा बतिया लिया करते थे। वो कहते हैं ना, वो कहीं ना कहीं ये मिस कर रहे हैं, वो चीज। हाँ, वो चीज अब तो नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में वो जो मानसिक संतुलन खासकर बुजुर्गों का बनाए रखना बेहद जरूरी है। तो क्या किया जाए? अब आकांक्षा, एक और समस्या है यहाँ पर कि अभी तो खैर विद्यालय बंद हो गए हैं बच्चों के, लेकिन अभी कुछ दिन पहले तक बच्चों के विद्यालय चल रहे थे, आपका हमारा ऑफिस चल रहा था घर पे बैठकर। जी। तो कई घरों में ऐसी स्थिति थी। तो अब उस समय हम अपने लैपटॉप पर व्यस्त हैं, बच्चे अपने टैब पर व्यस्त हैं। हाँ, जो बच्चे ऑनलाइन, जो आप विद्यालय की बात कर रही हैं, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में व्यस्त रहते थे। बिल्कुल। तो अब जब सब लोग व्यस्त थे कहीं ना कहीं, तो अभी जब सब बैठे रहते थे तो बुजुर्ग अकेले पड़ जाते थे। ये बात हम भी समझते हैं और आप भी समझती हैं। तो मैं तो कहना चाहती हूँ कि कुछ ऐसा करें। हम लोग पहले हम बात करते हैं कि हम लोग अपने बुजुर्गों के लिए क्या कर सकते हैं। तो हम लोग कुछ ऐसा करें कि हमारे बुजुर्ग जो हैं वो अकेले ना रहें। हम जो हमारे ऑफिस के काम कर रहे हैं या बच्चे जो कक्षा में पढ़ रहे हैं, हम उन बुजुर्गों को अपने उस काम में अपने साथ जोड़ लें कहीं, अगर हो सके तो उससे क्या होगा कि बुजुर्गों को भी काम मिल जाएगा और उन्हें भी लगेगा कि हमारी भी कोई कीमत ये लोग कर रहे हैं और हमें अपने साथ में जोड़कर रखें इस नई तकनीकी में। बिल्कुल। और साथ ही साथ जो घर के बच्चे हैं वो इस एक अहम भूमिका निभा सकते हैं उनका बुजुर्गों का मानसिक संतुलन, स्वास्थ्य बनाए रखने में। जब बच्चे खेलते हैं ना विधि, तो सब कुछ हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। देखिए, माता पिता का एक बड़ा किरदार होगा यहाँ पर कि माता पिता बच्चों के यहाँ से जो मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं ना, खेल रहे हैं, वो मोबाइल थोड़ा दूर कर दें और बच्चों को जो दादा दादी खेला करते थे, अट्ठू चपेटा और वो कई तरह के खेल होते हैं, बहुत सारे जो खेल थे, कैरम वगैरह, उन खेलों को बाहर निकाल दें और कहें दादा दादी और दोनों बच्चे, मतलब 4 लोग चाहिए एक टीम में, चारों जन बैठो। हाँ, तो बच्चों को पता नहीं कितने सारे खेलो। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वो घर में जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति है, उनके साथ खेलें। और इसके अलावा जो घर के बुजुर्ग हैं वो भी थोड़ा इनिशिएटिव ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। वो चाहे तो घर के बच्चे हैं, अब तो बड़ों को भी बिठाकर कोई कहानी सुना सकते हैं, कोई प्रेरणादायक वाकया सुना सकते हैं, साथ ही साथ धार्मिक ग्रंथ भी पढ़कर सुना सकते हैं, है ना? होगा तो इससे होगा ये कि वो जो संस्कार हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों में पनपते रहेंगे। बिल्कुल, आप बहुत सही बात कह रही हैं कि धार्मिक ग्रंथ पढ़ें और दूसरों को सुनाएं। इससे फायदा ये होगा कि बच्चों को अच्छे संस्कार तो मिलेंगे ही, आपका भी समय कट जाएगा। लेकिन मुझे एक बात और कहनी है आकांक्षा, जब बुजुर्ग कुछ बोल रहे हैं ना, अगर आपको वो बात पता भी है तो चुपचाप सुन लें, क्योंकि जब कोई बुजुर्ग वही बात बोलता है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपको नहीं पता होता है और आपके काम आ जाता है। तो कभी कभी चुपचाप हमें भी हमारे बुजुर्गों को सुन लेना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। और अब हम अगर आगे बढ़े तो मैं हमारे परिवार के वरिष्ठ जो हैं उनसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अब आप ये कहना छोड़ दीजिए कि ये मोबाइल तो हमारे समय में नहीं था, ये तकनीकी हमारे समय में नहीं थी, हम नहीं कर सकते। छोड़ दीजिए, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो आपको सिखा देंगे, आपके पोते पोती। उस मोबाइल के द्वारा कितनी सारी एप्लीकेशन से अपने सारे दोस्तों के साथ जुड़िए। आप जो गार्डन में, आप जो उपवन में जाकर ठहाके लगाते थे, अब वो आप अपने मोबाइल पर बैठकर ठहाके लगाइए, ऑनलाइन मिलिए अपने दोस्तों से, देखिए, आपको भी मजा आएगा, उनको भी मजा आएगा। अब ये तो सोचिए कि कल तक आप घर में अकेले रहते थे और सब बाहर निकल जाते थे, चले जाते थे। तो आज ये सोचिए कि पूरा परिवार आपके साथ है। तो कोशिश करिए आप भी उस कहते हैं ना, अपनी जगह बनाइए, हिलिए मिलिए, बच्चों के साथ खेलिए
और कोशिश अपनी करिए। अपनी जनरेशन से, अपनी उम्र से उठकर थोड़ा इनकी उम्र में आ हाँ, जाइए, आपको बड़ा मजा आएगा। कुछ नया सीखने की कोशिश करिए। जैसे बिल्कुल। घर के जो बच्चे हैं, वो आपको रोज एक नई बात सिखाएंगे, क्योंकि आजकल के बच्चे टेक्नोलॉजी को लेकर काफी आगे बढ़ चुके हैं। बिल्कुल। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन है, कुछ कंप्यूटर में नई चीज सीखनी है या मोबाइल पे कुछ नई चीज सीखनी है, अब बच्चों को बिठाइए साथ में, पूछिए उनसे, वो और जरूर उनके साथ बताएंगे आपको। सीखिए, बिल्कुल। बुजुर्गों को एक बहुत अच्छा काम है जो कि डॉक्टर भी कहते हैं कि हर किसी को करना चाहिए अगर आपको स्वस्थ रहना है, क्योंकि इससे मानसिक रूप से आपको बहुत शांति मिलती है, वो है बागवानी। तो आपके घर में बालकनी में या आपके घर के बाहर कहीं पर भी आपने बहुत सारे पेड़ लगा कर रखे हैं, तो सुबह का समय और शाम का समय अपने उन बच्चों को पालने में लगा दीजिए जो छोटे छोटे आपने अपने घर में लगा कर रखे हैं पौधों के रूप में। और अब आगे जब हम बढ़ें तो एक काम और आप कर सकते हैं कि आप ये हो गया कि अब मेरे घुटने दुख रहे हैं, अब मैं चल नहीं सकती, अब मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं घर का बड़ा सदस्य हूँ, तो इस बात से बाहर निकल जाइए और छोटे छोटे कामों में अपनी बहू का, अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने दामाद का या अपने घर के बच्चों का जो भी आप कर सकते हैं उनकी मदद कर दीजिए। तो इससे उनका काम भी सरल हो जाएगा, क्योंकि अभी काम बहुत बढ़ गया है। घर में जो हमारे सहकर्मी हमारे लिए आते थे, उन्होंने आना बंद कर दिया है, तो सारा काम हमारे जिम्मे आ गया है। तो हम छोटी छोटी मदद उनकी कर सकते हैं और उस मदद से घर में खुशियां भी आएंगी, आपका भी मनोरंजन होगा और दूसरों को भी सहायता मिल जाएगी। सही बात है। और जो घर के अन्य व्यक्ति हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, उनको भी ये चाहिए कि वो थोड़ा रुक कर जो बुजुर्ग हैं उनकी बातें सुने। कहीं ना कहीं ये बातें उनके जीवन में काम जरूर आएंगी। और कोशिश करें कि जो घर के बुजुर्ग हैं उनकी कुछ जरूरतें होती हैं, वो अपनी हर चीज नहीं बताएंगे आपको कि आज मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरी दवा खत्म हो गई है, या मुझे तेल चाहिए। मतलब कई चीजें, हाँ, कई छोटी छोटी चीजें होती उनकी हैं। आवश्यकता ही क्या है, बहुत हाँ, छोटी छोटी चीजें तो हैं। कोशिश करिए कि बिना उनके कहे ही आप ये सारी आवश्यकताएं पूरी करें। कोशिश तो आप कर ही सकते हैं। आकांक्षा, मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहती हूँ, बुजुर्गों से भी कहना चाहती हूँ, हमारे वरिष्ठों से भी कहना चाहती हूँ कि आप भी सीख लें कि ऑनलाइन सामान कैसे खरीदा जाता है और हम भी इस बात का ख्याल रखें कि जब हम सामान लेने के लिए बाजार जा रहे हैं तो उनकी जो आवश्यकता की चीजें हैं उनको हम पहले खरीद लें, बाद में हम अपनी आवश्यकता की चीजें खरीदें ताकि वो खुश रहें। और कोशिश करें कि घर में हमेशा हंसी खुशी का माहौल बना रहे और एक सकारात्मक ऊर्जा घर में दौड़ती रहे। इससे सभी का जो मानसिक स्वास्थ्य है, जो इस समय बेहद जरूरी है, वो मजबूत बना रहेगा। और भावनात्मक रूप से इसी तरह हम एक दूसरे से, अपने बुजुर्गों से जुड़े रहेंगे। अच्छा विधि, ये तो हो गई उनकी बात, उन बुजुर्गों की बात जो अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं। जरा सोचो, वो बुजुर्ग जो घर में अकेले रहते हैं, उनके घर में अन्य जो परिवार के सदस्य हैं वो नहीं है, पहुंच भी नहीं पा रहे हैं, हाँ, चाह पहुंच के भी नहीं पा रहे हैं। जी जी। तो ऐसे बुजुर्गों के विषय में ये कहेंगे कि उनके जो आस पड़ोसी हैं, सोसाइटी के जो सदस्य हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे बुजुर्गों का जो घर में अकेले हैं उनका खास ख्याल रखें, उनकी जरूरतों का भी खास ख्याल रखें। माना कि समय कठिन है, हम सीधे जाकर उनसे नहीं मिल सकते, लेकिन फोन की सुविधा तो अब हर जगह है। वीडियो कॉल है, करिए, वीडियो कॉल देखिए, उनसे बात करिए। बिल्कुल। तो फोन पर ही उनका हालचाल लेते रहिए, उनसे पूछते रहिए कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। नहीं भी है, अगर है तो वो बताएंगे, नहीं भी है तो पूछने में क्या हर्ज है। बिल्कुल। और एक बात और आकांक्षा मैं आपके साथ जोड़ना चाहती हूँ कि आज की तारीख में जो समय काल चल रहा है उसके हिसाब से हमें ये बात तो समझ में आ गई है कि कोई अपना नहीं है, लेकिन हर कोई बस अपना है। बिल्कुल। तो हम हर किसी को अपना बनाते हैं। अगर पड़ोस में हमारे किसी मित्र के माता पिता हैं जो अकेले रह रहे हैं और वो मित्र किसी और शहर में है और हमारे माता पिता हैं जो कहीं और रह रहे हैं, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारे माता पिता ही हमारे बगल में रह रहे हैं और उनका ख्याल हम उतना रख लेते हैं। और अगर आप खुद सुरक्षा से रह रहे हैं तो आप चाहें तो अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन भी उन्हें करा सकते हैं, क्योंकि आपके घर में आपके माता पिता रहते तो आप कराते ही थे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन दूर बैठे बच्चों से भी एक बात कहना चाहती हूँ मैं कि आप ऑफिस में व्यस्त हैं, आप अपने परिवार में व्यस्त हैं, आप अपने हिसाब से समय निकालने में व्यस्त हैं, तो आपको एक काम और करना है कि 24 घंटे में जितना ज्यादा से ज्यादा वक्त आप उनसे बातचीत करने में लगा सकते हैं, आप अवश्य लगाएं, क्योंकि वो आपसे दूर है और ऑनलाइन तरीके से तो आप जो है उनकी हर आवश्यकता की पूर्ति बड़ी आसानी से कर ही सकते हैं। तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहिए, लेकिन घर पे बैठ के उदास नहीं होना चाहिए। सही बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो जो माहौल है वो हंसी खुशी का बना रहेगा।
बिल्कुल, और हमें लोगों को हमेशा खुश रखना है। और एक बात और, आप वरिष्ठ हैं, आपने जीवन का हर रूप, हर रंग, हर त्योहार देखा है, और आप अगर साथ में हैं तो अपने परिवार को बताइए। कई त्योहार तो आप पहले बना नहीं पाते थे क्योंकि लोग घर में नहीं रहते थे, और हमारे देश में तो हर रोज एक नया त्योहार होता है। आप कैलेंडर खोलकर देखिए तो हर रोज आपको एक त्योहार दिख ही जाएगा। हर त्योहार को मना डालिए, ये समय है, उत्सव के रूप में मनाइए। और अगर आप दूर रहते हैं और लोगों से अकेले में हैं, आप अकेले में हैं, तब भी त्योहार मनाइए, और मोबाइल के जरिए सबसे जुड़ जाइए, उन त्योहारों का आनंद उठाइए। और फिलहाल आनंद उठाइए इस गीत का। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। तो आकांक्षा, सत्तू के व्यंजन खाए बड़ा आनंद आया। अपने बुजुर्गों से भी बहुत अच्छे से हमने बातचीत कर ली, जो हमें हमेशा करने का मन होता है। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस है, तो हम सभी ने एक प्रण भी लिया है, हम सब ने मिलकर, कि इस विविधता को बनाए रखने में हम अपनी तरफ से पूरा सहयोग करेंगे। और इन्हीं सब के साथ फिलहाल समय की मांग ये है विधि कि हम अपनी सखियों से विदा लें। तो सभी सखियों को आकांक्षा सिंह और विधि प्रवीण जैन का नमस्कार।